हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 12 का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसमें लगभग 60 में से 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कट और पेस्ट किया जा रहा है, मतलब कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही उसके अगल बगल से जो भी कमांड है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड अगल बगल में जो भी कमांड है, जो भी टूल्स है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम करते क्या है, फुल एनालिसिस में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसका तो प्रैक्टिकल बता ही देते हैं, साथ ही उससे क्या संभावित प्रश्न पूछने वाला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये जो टेस्ट है ये 10 दिसंबर 2019 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें इन्होंने मिस्टर रामू कुमार ने प्राप्त किया है 19 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है और इसका मार्क्स जो है उसके अनुसार 19 क्यों है, और उसको भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मार्क्स 19 क्यों है, किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह है। तो सारा हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1, MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके आंसर में क्या दिया गया है, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब से। तो ये आपको कहां मिलेगा, शेयर वर्कबुक रिव्यू टैब में मिलेगा। तो चलिए हम रिव्यू टैब की ओर आपको लेके चलते हैं। तो एक्सेल ओपन है अपना, इसके बाद हम रिव्यू टैब पे देखिए पहले से क्लिक है, चलिए कोई नहीं, रिव्यू टैब पे पहले से क्लिक है। रिव्यू टैब में देखिए जनरली हम जो मुख्य क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, जनरली स्पेलिंग और ग्रामर लगाते हैं, वर्ड का जो स्टेटिक्स रहता है वो चेक करते हैं, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है ट्रांसलेट वगैरह करते हैं, और कमेंट वगैरह जो है हम रिव्यू टैब से ही ऐड करते हैं और शो भी करते हैं। प्रोटेक्शन वगैरह जो भी सीट में रहता है, वर्कबुक में रहता है, ये हम रिव्यू से लगाते हैं। बस इतना सारा क्वेश्चन आपको रिव्यू से पूछा जाता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, शेयर वर्कबुक, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम एडवांसेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ट्रैक चेंजेज में आपको दिख रहा है कि कीप चेंज हिस्ट्री फॉर डैश डेज, मतलब हिस्ट्री फॉर 30 डेज लिखा हुआ है। तो यही हिस्ट्री को हम यहाँ से मतलब बढ़ा और घटा सकते हैं, इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब हिस्ट्री आप कितना दिन के लिए आप रखना चाहते हैं, तो ये है। अब बाद बाकी यहाँ पे दूसरा रेडियो बटन है कि डोंट कीप चेंज हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका जो हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नीचे में दूसरा क्या दिया गया है, अपडेट चेंजेज। तो व्हेन फाइल इज सेव्ड, जब आपका मतलब जब आप फाइल को सेव कीजिएगा तब ये फाइल आपका मतलब सेव होगा। दूसरा में यहाँ पे रेडियो बटन में दिया गया है ऑटोमेटिकली एवरी 15 मिनट, तो मतलब प्रत्येक 15 मिनट में आपका फाइल ऑटोमेटिकली सेव होते रहेगा जब आप वर्क कीजिएगा। तो देखिए कुल मिला के ये करना है कि इसमें जो भी फंक्शन अब ऐड किया जा रहा है आपके MS ऑफिस में, तो धीरे धीरे आपका इंटरनेट से मतलब कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे गूगल शीट आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जैसे हम लोग एक्सेल यूज करते हैं तो वो गूगल शीट करके निकाला है गूगल कंपनी ने, तो वो सारा ऑनलाइन है। तो ये इसको भी ये ऑनलाइन कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन हो जाएगा तो इससे आप फायदा क्या होगा, जो भी आप वर्क कीजिएगा, अचानक आपकी लाइट चली भी जाती है तो आपका डेटा ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो यही सब चीज़ है इसमें। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे है, क्लियर है, ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल में Alt A दबाने से डैश होता है, तो Alt A दबाने से डेटा टैब ओपन होता है। ये काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, जिसके पास भी अपना मतलब सिस्टम है, PC है, या जो भी सेंटर पे जाते हैं, तो जैसे आप Alt बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट देखने के लिए मिलता है इसको याद कर लेंगे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये क्या लिखा हुआ है वो, जैसे अल्ट दबाए ना, ऑटोमेटिक हिंट दे रहा है कि अल्ट के बाद कौन सी बटन दबाएंगे तो कौन सा टैब ओपन होगा। तो चलिए हम डाटा टैब के लिए ए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए है, जैसे हम ए प्रेस करते हैं तो डाटा टैब ओपन हो जाता है। अब डाटा टैब में कौन सा कमांड चाहिए, तो उसके लिए भी सारा यहाँ पे कमांड शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिबन बार में। तो जैसे हम डाटा टैब में हमको चाहिए रिफ्रेश ऑल, तो रिफ्रेश ऑल के लिए यहाँ पे आर दिया गया है, तो हम आर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे फिर इसको मतलब इसको एक्टिव करने के लिए रिफ्रेश ऑल करने के लिए ए यहाँ पे बोल रहा है दबाने के लिए, तो फिर ए दबा देंगे, रिफ्रेश ऑल हो जाएगा। तो ये आपको जैसे अल्ट बटन प्रेस करते हैं तो सारा ये ऑटोमेटिक खुद बताता है। तो इसको मतलब पढ़ने की मतलब कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए,
वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए डेटा टैब हो गया। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+P डैश को खोलता है, तो Ctrl+P प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। ये शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, Ctrl+P से प्रिंट, Ctrl+P से प्रिंट। क्लियर है? तो चलिए हम MS वर्ड पे MS वर्ड में जाते हैं और Ctrl+P प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो प्रिंट में अभी जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार इधर पूछ चुका है, जो कि लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये जो प्रिंट ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिखता है, ये हेल्प के लिए यूज किया जाता है। और आपको प्रिंट्स में से पूछेगा कि मतलब प्रिंट में पेज की साइज पूछेगा, तो यहाँ पे पेज का साइज देख लेंगे कौन सा है, लेटर है, टेबलॉइड है, लीगल स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS। तो ये सब आपका पेज का साइज है। बाद बाकी यहाँ से हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, मार्जिन का भी प्रकार यहाँ पे 1-2 बार देख लेंगे। तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा तो बेहतर याद हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्या दिया गया, ये तो आपका कस्टम सेटिंग है, लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नेरो, मॉडरेट, वाइड, मिररएड, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। तो ये सारा आपका मार्जिन्स का टाइप है। बाद बाकी यहाँ पे सीट है, आप कितने सीट में आप डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं, तो कितना पेज का डेटा एक पेज में, मतलब कितना सीट का डाटा, कितना पेजेज का डाटा एक सीट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 पेज का सीट है, 2 पेज का सीट है, 4 का, मैक्सिमम भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना पेज का। तो मैक्सिमम हम 16 पेजेज का सीट एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है? यही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अधिकतर तो आपको पेज का साइज मिलेगा और मार्जिन वगैरह हम कहाँ से सेट करते हैं ये सब मिलेगा। तो ये चीज़ हम लेआउट से भी करते हैं, पेज का साइज, ओरिएंटेशन चेंज, मार्जिन से, और ये हम प्रिंट से भी करते हैं। तो ध्यान रहे दोनों जगह से करते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, आप सही टिक लगा के आएंगे, क्योंकि आपको हम बारीकी से बता दिए। तो नेक्स्ट है MS वर्ड में Ctrl+K दबाने से डैश होगा। तो Ctrl+K दबाने से क्या होगा, इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो देखिए अगर आपको हाइपरलिंक लगाना है, ये हम कल के क्वेश्चन में आया है, कल पूछा गया ये क्वेश्चन है, Ctrl+K दबाते हैं तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे वर्ड में यहाँ पे हम लिखते हैं VIDEO, वीडियो दे दिए, देन थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। अब इसमें लगाना है हाइपरलिंक, तो Ctrl+K जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसी में हम जैसे H प्रेस करते हैं तो कुछ हमको URL में www तक इसी से लेना है, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं http://www, खुद से भी टाइप कर सकते हैं। हम H दबा दिए तो ये पहले से मेरा जो टाइप था वो वाला इसमें वेबसाइट शो कर रहा है, मतलब सेव है। तो इसी में हम इसको बैक स्पेस देके कोई दूसरा जो भी वेबसाइट है वो लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं सरकारी result.com। तो देखिए ये सब हम मतलब हम कॉमन यूज करते हैं, ये सब सरकारी जीमेल ये सब इसीलिए याद रहता है तो हम दे देते हैं। तो देखिए जनरली इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन नहीं होगा लिंक, अगर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। क्लियर है? तब आपको ये कहाँ लेके चल जाएगा, सरकारी result.com पे। तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, दिक्कत होगा तो हम हैं आपको मदद करने के लिए। कुल मिला के ये कहा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, टेक्स्ट से मतलब लिंक को जोड़ा जाता है। यहाँ से लिंक क्रिएट नहीं, सॉरी, यहाँ से क्या करते हैं, लिंक को किसी भी टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट में, आप पिक्चर में भी ये लिंक ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर आपको पिक्चर में लगाना है तो आप पिक्चर में भी लगा सकते हैं, किसी शेप में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, डाउनलोड्स में चले जाते हैं, यहाँ पे हम चलिए इनका ले लिए, तो इसी पे हम लेंगे, इसी पे हम शॉर्टकट Ctrl+K प्रेस करेंगे तो फिर हम H दे देते हैं, यही सरकारी result.com है, देन ओके कर देते। तो इसमें आप देखिए जैसे हम पिक्चर पे माउस को रोल कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिंक शो कर रहा है http://www.sarkariresult.com। तो इसी पे Ctrl+ ओके दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो क्लियर है? तो इसी टाइप से आप ऑब्जेक्ट में, पिक्चर में, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में, शेप में, पिक्चर में, वीडियो में लिंक लगा सकते हैं। तो अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन आने वाले आपका एग्जाम में पक्का पूछेगा पिक्चर में लिंक कहाँ से लगाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में लिंक कहाँ से लगाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं, ठीक है,
और एक अलग मतलब विषम का चयन करना है जो डिफरेंट हो। माउस एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये भिन्न है, इसीलिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो देखिए सीपीयू में जो आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी रहती है, कैश मेमोरी रहती है। कैश मेमोरी कहाँ लगी हुई रहती है, सीपीयू और आपका जो मेन मेमोरी रैम होता है उसके बीच में लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं सीपीयू और इधर हम दे देते हैं रैम, यहाँ पे सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी लगी हुई रहती है। इसका दो काम होता है, जैसे इसका जो आपका जो सिस्टम चलता है इसमें आपका जो स्पीड को कंट्रोल करने का, कभी कभी सिस्टम की जो मतलब कैपेसिटी में स्पीड में उसकी जो स्पीड होती है, आपके सिस्टम की जो स्पीड होती है उसको मतलब ये फ्लक्चुएट होने नहीं देती है, मतलब ये कंट्रोल करके रखती है, मतलब एक्स्ट्रा पावर का काम करती है। जैसे सीपीयू और रैम में जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस दे रही है, वर्क कर रही है, उसमें अगर स्पीड कम या ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करने का काम होता है। दूसरा बात कि आपका इस मेमोरी का वर्क ये भी रहता है कि जैसे कुछ भी डाटा टाइप करते हैं तो इसको याद रहता है, मतलब एक तरह से लाइब्रेरी का भी वर्क करता है। जैसे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो फिर से अगर दोबारा वही मैसेज लिखने जाते हैं तो वो हिंट देने लगती है, तो इस टाइप का भी वर्क कैश मेमोरी का देखने के लिए मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो वेब पेज लिखने के लिए HTML का यूज किया जाता है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा जाता है इसीलिए हम फुल फॉर्म लिख दिए। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में डैश का उपयोग वर्तनी जांच के लिए किया जाता है। अभी हम रिव्यू टैब में बताए थे ना, यहाँ से स्पेलिंग और ग्रामर चेंज किया जाता है, तो F7 उसका शॉर्टकट की होता है जहाँ से हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हैं। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक मिनट, हम ये पिक्चर को थोड़ा मूव करने के लिए देखिए स्क्वायर करते हैं, मूव कर लेते हैं पिक्चर को दूसरी जगह पे। चलिए यहाँ पे हम वीडियो लिखे हैं तो यहाँ पे हम कंप्यूटर अब लिखते हैं, COMPTER। सही है स्पेलिंग, नहीं है, एरर का मैसेज आ गया। अब इसको चेक करना है तो इसके लिए क्या दबाएंगे, F7 जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमको सजेशन में कुछ मिलता है कि आप क्या लिखना चाहते थे, ये उससे रिलेटेड कुछ आपको वर्ड देखने के लिए मिलेगा, वर्ड यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए शुरू में ही आ गया कंप्यूटर प्रोसेसर CPU। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ये सही हो जाएगा और बताएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर इज चेक कंप्लीट। और ये मिलता कहाँ है, रिव्यू टैब में, और यहाँ पे किस मतलब ग्रुप में, किस सेक्शन में, प्रूफिंग ग्रुप में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है। जैसे आप अभी माउस अपने सिस्टम में या अपने फ़ोन में माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, या कोई भी डिवाइस लगाते हैं, SD कार्ड लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, अब तो टाइप C भी पेन ड्राइव आ गया, जैसे लगाते हैं तो आपको मैसेज देता है ना, तो अपने आप पता लगा लेते हैं। जो भी डिवाइस को आप लगाइएगा वो अपने आप पता लगा लेते हैं कि आपने कोई नया हार्डवेयर लगाया है। तो आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम सिस्टम में कहाँ जाते हैं, डिवाइस मैनेजर में, DEVI जैसे हम देंगे ऊपर में आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। अगर चेक करना है तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको आपको बता रहे हैं कहाँ जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आपका क्या क्या मतलब कौन कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल है, मतलब वर्क मतलब आप अटैच किए हुए हैं, आप लगाए हुए हैं, सारा आपको इसमें शो करेगा। उससे रिलेटेड जो भी ड्राइवर वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है। यही सब आपको मतलब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस का जो भी है आपका अटैच है वो सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अल्ट वाला बोले थे कि ये खुद से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली कीजिएगा तो बेहतर मतलब बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ALT-O-R-E का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो रो हाइट को मतलब बढ़ाने के लिए किया जाता है, यह बढ़ाने या घटाने समायोजन के लिए लिखा हुआ है। तो क्या दबाएंगे, ALT-O-R-E। तो चलिए
MS एक्सेल में जाते हैं और रो का हाइट बढ़ाते हैं। रो का हाइट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे हम देते हैं अल्ट ओ आर और ई। जैसे अल्ट ओ आर ई दिए, यहाँ पे रो हाइट का विंडो ओपन हो गया, या रो हाइट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम 14 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देते 14 दूनी 28, देन इंटर। रो का हाइट बढ़ गया। दूसरा तरीका ये है कि रो का हाइट बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रो हाइट। तो यहाँ से भी हम रो हाइट बढ़ा सकते हैं। 12 दे दिए, फिर से कम हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आपको अगर रो हाइट बढ़ाना है तो होम टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट से ग्रुप में जाएंगे, मतलब सेल ग्रुप के फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, ऊपर में ही यहाँ पे है रो हाइट। तो यहाँ से भी हम रो हाइट बढ़ाते हैं। तो 3 तरीका क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+F मतलब फाइंड करने के लिए, कुछ खोजने के लिए किया जाता है। Ctrl+F फाइंड, ऐसे याद रखना है शॉर्टकट की। तो Ctrl+F से वर्ड हो या एक्सेल हो, जहाँ से भी हो, मतलब जो भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, Ctrl+F से ढूंढने का कार्य किया जाता है। हम यहाँ पे कोई पुराना डेटा ले लेते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब ढूंढना है इसमें मेल फीमेल, वैसे नॉर्मली लिखा हुआ है। तो Ctrl+F हम जैसे प्रेस करते हैं, देखिए फाइंड का ऑप्शन खुल गया। हमें इसमें से खोजना है 8। तो 8 इसमें दे के जैसे फाइंड करेंगे, देखिए 18 वाला में भी चला गया और 8 वाला में भी। जहाँ जहाँ 8 मिलेगा वहाँ वहाँ ये फाइंड करेगा। इसी में हमको खोजना है जैसे मेल, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए मेल वाला में जहाँ जहाँ फीमेल में भी MALE लिखा हुआ है, इसीलिए ये उनको भी ढूंढ रहा है। तो क्लियर है। अगर इसी में हम लिखते हैं इस बार फीमेल, अब देखिए पूरा स्पेलिंग चेक कर रहा है, क्योंकि फीमेल जो है पूरा लिखा हुआ है तो केवल फीमेल को ये ढूंढ रहा है। तो ये आपको अगर प्रोसेस वाइज का अगर पूछेगा तो प्रोसेस वाइज के लिए कहाँ जाएंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, फाइंड पे क्लिक करेंगे यहाँ से भी। तो प्रोसेस वाइज पूछेगा तो इस तरह से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका आपको एक लाइन में जैसे कुछ लिखा हुआ है, डेटा है, इसमें कर्सर को सीधा यहाँ लाना है। तो एक बार में लाने के लिए क्या करेंगे, बस कीबोर्ड पे इंड बटन को प्रेस करना है, आ जाएगा। Ctrl+ अगर इंड दबाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी लिखा हुआ डेटा है उसके सबसे लास्ट में कर्सर चला जाएगा। अगर Ctrl+ होम दबाएंगे तो शुरू में आ जाएगा, सबसे शुरू में। यहाँ से कर्सर सीधा यहाँ जंप करके आ जाएगा। अगर यहाँ पे इन दबाएंगे इस लाइन के लास्ट में आ जाएगा। अगर होम बटन केवल दबाएंगे बिना कंट्रोल का तो ये उसी लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए वर्ड ओपन कर लेते हैं। इसमें अब जो है, अब इससे काम नहीं चलने वाला है, अब हमें एक नया इसमें पेज लेना होगा। चलिए ले लिए, =RAND, देन कोष्टक ओपन क्लोज इंटर। थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज छोटा कर लेते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। अब इसमें कर्सर यहाँ पे है, शो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अब बेहतर दिख रहा होगा। जैसे हम इंड बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कर्सर लाइन के सबसे लास्ट में शो कर रहा है। देखिए लाइन आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर इसी में होम बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर देखिए लाइन के फर्स्ट में शो कर रहा है। अगर इसी को हम कंट्रोल के साथ इंड बटन का प्रेस करते हैं, सबसे लास्ट में शो कर रहा है कर्सर। अगर इसी में कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करते हैं तो जहां हम शुरू किए थे वहां पे कर्सर शो करता है। तो कंट्रोल के साथ इंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे बिगिनिंग में। इसी तरह है लाइन के सबसे शुरू के लिए होम बटन, लाइन के लास्ट में इंड बटन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइसेज के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफ़र के लिए निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करता है। तो उसके लिए DMA कंट्रोलर का उपयोग करता है। तो चलिए इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म DMA का क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट अगर DMA का फुल फॉर्म पूछेगा
तो ये जवाब देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, इसका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड रहती है हाई क्यों रहती है, ये समझेंगे। देखिए इसका इसीलिए रहती है क्योंकि कंप्यूटर की जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से इनपुट आउटपुट में बिना सीपीयू का प्रयोग किए डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये डाटा ट्रांसफ़र में सीपीयू का यूज मतलब सीपीयू का हेल्प नहीं लेती है, बिना सीपीयू का ही डेटा ट्रांसफ़र करती है। कहाँ करती है ये? कंप्यूटर की रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस में। चलिए यहाँ पे पूछा है कॉनकेटिनेट का। हाँ याद आया, अगर फार्मूला से रिलेटेड अभी आप तक वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने जितना भी फार्मूला आपके एग्जाम में पूछता है लगभग सारा फार्मूला को एक जगह करके एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। वहाँ पे आप जाके फार्मूला का वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको एग्जाम में बेहतर हेल्प मिलेगी। ज़्यादा नहीं, 35 से 36 मिनट की वीडियो है, वहाँ अगर वो आप देख लेते हैं तो 2 मार्क उसमें फिक्स है। आपको कोई भी आप एग्जाम में कोई भी फार्मूला पूछेंगे आप उसका प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। तो चलिए कॉनकेटिनेट ये मेरा फार्मूला का लिस्ट है। और अगर ये आपको पीडीएफ लेना है तो SK सानू IT टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इस पीडीएफ को लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिखाने वाले थे कॉनकेटिनेट फार्मूला जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो इसमें है या नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर रखा है कॉनकेटिनेट को। क्लियर है? एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और DE है, मतलब A2 में और B2 में क्या है, लगातार 2 डेटा है। एक A2 में क्या है ABC और B2 में है DE। क्लियर? अब है सेल C2 का चयन करें। सेल यहीं पे C2 का चयन करना है, सेलेक्ट करना है C2 का, और उसमें फार्मूला लगाना है कॉनकेटिनेट। तो फार्मूला मान के चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं। यहाँ पे कॉनकेटिनेट फार्मूला लगाना है, तो उसमें लिखना क्या है, A2 क्या उसमें डेटा देना A2 कॉमा B2। तो A2 में क्या है ABC और DE, ये दोनों डेटा उसमें देना है। देखिए यहाँ पे जो A2 B2 है इसको ऊपर नहीं मानना है, ये इसी का सेल एड्रेस है। ठीक है, ये A2 या B2 इसी का सेल, C2 भी इसी का सेल एड्रेस है, इसमें हम नहीं लिखे ताकि मतलब जगह कम पड़ जाता। तो चलिए ये हम डेटा दर्ज करेंगे। अब कह रहा है कि Ctrl+C से इसको कॉपी करना है। अब ये फार्मूला लगा के इसको कॉपी करना है इस डेटा को। उसके बाद Ctrl+C से C2 के सूत्र को कॉपी करना है और D2 में पेस्ट करना है, Ctrl+V प्रेस करना है। तो कहाँ करना है, D2 में इसको पेस्ट करना है। तो ये है क्वेश्चन आपका। तो चलिए लगा के देखते हैं और उसके बाद इस दिए गए में से कौन सा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आंसर में दिया गया है DE ABCDE ये। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू आती है या नहीं। चलिए एक्सेल में आ गए, यहाँ पे हम शीट 3 ले लिए, जूम थोड़ा सा मतलब बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। A1 को छोड़ देते हैं, A2 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे A2 यहाँ पे नेम बॉक्स में शो कर रहा है सेल एड्रेस A2 में, और B2 C2 D2 तक, यहाँ तक वर्क करना है। तो A2 में क्या दिया गया है वैल्यू, ABC ना, ABC और DE, इसमें है ABC और इसमें है DE, यही है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगाना इक्वल टू, मतलब इक्वल टू कॉनकेटिनेट का। तो कॉनकेटिनेट का फार्मूला आ गया, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लिए। अब इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं, कॉमा देंगे और दूसरा सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी ये क्या आ गई वैल्यू, ABCDE। तो देखिए नॉर्मली अगर आपको कॉनकेटिनेट का यूज़ करना है तो कॉनकेटिनेट क्या करता है कि दो जो अलग अलग सेल है, जैसे दो अलग अलग सेल में जो टेक्स्ट है उसको जोड़ने का काम करता है कौन, कॉनकेटिनेट। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल बताएंगे, पहले इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। अब इसको क्या कर रहा है, कॉपी करने। तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+C से कह रहा है क्वेश्चन में, तो Ctrl+C कर लिए, कॉपी हो गया। अब फिर कह रहा है कि इसको D में पेस्ट कीजिए, तो Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। तो वैल्यू क्या आया, DE ABCDE, DE ABCDE, यही है ना। हाँ, तो हम ये बता रहे थे
कि जैसे कॉन्केटिनेट का यहाँ पे हम लिखते हैं मोहन टैब बाबू, तो मोहन अलग है, बाबू अलग है। अगर इसी में देंगे इक्वल टू CON सी देंगे तो कॉन्केटिनेट आ जाएगा मोहन कॉमा मोहन वाला, या सेल एड्रेस भी दे सकते, कोई दिक्कत ये इस पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे मतलब अब तो टाइपिंग सीख रहे होंगे, अच्छे टाइप राइटर, अच्छे जो ऑपरेटर होते हैं उनका जो खासियत ये रहता है कि वो माउस का बहुत ही कम यूज करता है, ना के बराबर अधिकतर वर्क कीबोर्ड से ही करता है। तो चलिए हम यहाँ पे A3 और यहाँ पे A3 के कोमा के बाद हम लिख देते हैं B3, सेलेक्ट कर लिया, देन इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ये मोहन और बाबू अलग अलग था, एक में आ गया मोहन बाबू। तो ये यूज होता है किसका, कॉन्केटिनेट का, दो अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये अल्ट वाला तभी रो हाइट पूछा था, इस बार कॉलम की चौड़ाई पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तो इस बार कॉलम की चौड़ाई मतलब पूछ दिया है। तो MS एक्सेल में ALT-O-C-W का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो चलिए MS एक्सेल में जैसे ये कॉलम है, इसका हाइट बढ़ाना है, तो ALT-H-O-W, जैसे हम ALT-H-O-W प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई बढ़ने के लिए ये रेडी है। फिलहाल देखिए मेरा सिलेक्शन रो पे है, ये सारे का बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर से हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे ये करना है। कोई भी आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब शॉर्टकट की जनरली आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई इसमें मोहन बाबू हम यहाँ पे छोटा है, तो होम टैब पे क्लिक है या जहाँ भी क्लिक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्ट बटन जैसे प्रेस कीजिएगा ये खुद बताएगा कहाँ कहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे होम है तो होम पे H लिखा हुआ है तो H पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेल ग्रुप में, तो सेल ग्रुप में फॉर्मेट में जाना है, तो उसके बाद हम O प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉलम विथ के लिए यहाँ पे W है तो W प्रेस करेंगे। ये तो खुद बता रहा है, अलग से कुछ करना ही नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे 19.5 है तो हम इसको 25 कर लेते हैं, देन इंटर कर देते हैं। देखिए ये बढ़ गया है। सॉरी हम इसमें मेरा सिलेक्शन था, अच्छा कोई नहीं, इस फिर से हम आपको दिखा देते हैं। अल्ट प्रेस करेंगे, H प्रेस करेंगे, उसके बाद O प्रेस करेंगे, देन हम W प्रेस करेंगे। यहाँ पे 8 है कॉलम की चौड़ाई, इसको हम कर लेते हैं 18, देन इंटर। तो देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। कॉलम का भी चौड़ाई जैसे रो की चौड़ाई को बढ़ाते थे उसी तरह हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। इस पे कॉलम पे क्लिक करके जिस कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ाना है राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ में जाएंगे, यहाँ से 18 है तो इसको हम 12 करके ओके करेंगे, तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी। घटाना है तो कम दे देंगे, बढ़ाना है तो ज़्यादा नंबर दे देंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर पे भी क्लिक करके आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका के लिए फॉर्मेट में जाके जो हम शॉर्टकट की से करते थे वो यहाँ से क्लिक कर लेंगे, 12 है तो 11 कर लेंगे, देन ओके। तो इस तरह से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। आई थिंक बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वाइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। नॉन वाइसिंग टाइप सॉफ्टवेयर, तो आपका लेटेक्स क्या है, एक नॉन वाइसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। तो इसमें से विषम का चयन करने के लिए बोल रहा है। एक छवि, एनिमेशन, फिल्म, ये सब जो है आप एक स्क्रीन या किसी मतलब डिस्प्ले के माध्यम से आप इस सब चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। एक सॉफ्ट को हम हार्ड में परिवर्तन करते हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करते हैं प्रिंटर से। बाद बाकी ये सब आपका क्या है, छवि भी एक सॉफ्ट कॉपी है, एनिमेशन भी, और आपका जो फिल्म देखते हैं ये सब भी क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। कुल मिला के ये कहा जाए आप प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये आपका विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करे। तो प्रथम वेब ब्राउज़र कब डेवलप किया गया था, 1990 में, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो IPv4 का होता है 2^32, ठीक है। IPv4 का कितना होता है, 2^32, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है IPv4 से, जैसे IPv4 में बिट्स की संख्या कितनी होती है,
तो टोटल इसमें बिट्स की संख्या 32 होती है, 32 बिट्स होती है। और इसका ऑक्टेट कितना होता है, तो 4 ऑक्टेट होता है। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद इसमें पूछ देगा कि मतलब इसमें कितना बाइट होता है, तो देखिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट्स बराबर तो 8 चौके 32, तो कुल कितना बाइट्स होगा, इसमें 4 बाइट होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे। और इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ए से लेके ई तक, ABCD ए से लेके ई तक, इसको 5 क्लास में डिफाइन किया गया है IP एड्रेस को। तो क्लियर है, यही सारा क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, कौन सा वैध नहीं है। देखिए वाईफाई यूज करते हैं हम लोग, डायल-अप यूज करते हैं और DSL यूज करते हैं, लेकिन फास्टनेट का नहीं करते हैं, तो करा कि वैध प्रकार नहीं है, तो ये फास्टनेट इंटरनेट का प्रकार, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। क्लियर है। एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। इसमें से जो गलत प्रकार का जो फंक्शन है उसका पता लगाना है। देखिए स्टैटिकल फंक्शन होता है, टेक्स्ट फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो आपको हम यहाँ पे फार्मूला वाला जो है इसमें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, स्टैटिकल फंक्शन है और डेट एंड टाइम है ऊपर में, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, फिनेंशियल है। तो स्टैटिकल, टेक्स्ट, मैथमेटिकल था। और आपको एक्सेल में देखना है तो यहाँ पे आ जाएंगे और हम चले जाएंगे फार्मूला टैब पे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है, फिनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप या रेफरेंसेज, मैथमेटिक और मोर फंक्शन। ये सब आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, फंक्शन लाइब्रेरी का सब टास्क में। तो चलिए यहाँ पे कौन सा नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं था, तो इसीलिए कह रहा कि कौन गलत है, तो गलत ये है, इसीलिए इसका आंसर ये सही होगा, इकोनॉमिकल फंक्शन। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं, और कई अन्य विकल्प भी हम पा सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। कुछ विकल्पों यहाँ दिए गए, इनमें से कौन गलत विकल्प है। देखिए रिव्यू टैब में स्मार्ट लुकअप, स्पेलिंग ग्रामर ये सब मिलता है, लेकिन मैक्रोज किस में मिलता है, व्यू टैब में। तो ये सब रिव्यू टैब में मिलेगा और मैक्रोज किस में मिलेगा, व्यू टैब में। तो आप एक्सेल, वर्ड जहाँ भी देखिएगा वहाँ आपको रिव्यू टैब में क्या सब है, स्पेलिंग, थीसर्स, वर्कबुक, चेक एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, कमेंट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कशीट और एडिट और एलो एंड एडिट चेंजेस, अनशेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है रिव्यू में। व्यू में क्या है आपका, मैक्रोज, यहाँ पे कॉर्नर में सबसे लास्ट में मैक्रोज है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है, जो आपका सेव डेटा है ना, सेव डॉक्यूमेंट, उसको क्या करता है, ओपन करता है। न्यू डॉक्यूमेंट में उसको खोलने की मतलब एक सुविधा देता है। तो वर्ड में खोलिएगा तो डॉक्यूमेंट, एक्सेल में सीट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए पहले से ओपन है, तो Ctrl+O प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ ओपन का हो गया। जिसमें जो डॉक्यूमेंट आपको खोलना है वो आप यहाँ पे ओके करके खोल सकते हैं। ये पहले से जो आपका सेव डाटा है वो आपका ओपन होगा। अगर यहाँ पे आपको डेटा देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ आपको अलग ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन में जाएंगे या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+O। अगर यहाँ आपको नहीं है, सिस्टम में कहीं और है, तो दिस PC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा देखने के लिए फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, सारा में से कुछ मिसिंग अगर है जो नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो उसके लिए हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको C ड्राइव, D ड्राइव, जिस ड्राइव में डाटा है आप ढूंढ के आराम से उसको ओपन कर सकते हैं। बाद बाकी अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए तो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ओपन करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से डैश है। तो देखिए स्लाइड को परिवर्तन के लिए कहाँ जाएंगे, व्यू स्लाइड मास्टर लेआउट को चुनेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्लाइड का जो मतलब लेआउट है उसका लगभग चीज़ आप, जैसे हम व्यू स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं तो उसका क्या हो जाता है कि उसका जो लेआउट है वो आप पूरा चेंज होता है, मतलब एक कैटेगरी में आ जाता है, सारा आपको एक ही जैसा देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न तरह का बना हुआ है,
जैसे हम व्यू पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर यहाँ पे व्यू दिया गया, इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए सारा एक कैटेगरी में देखने के लिए मिलता है, सारा एक जैसा मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से डैश का हिस्सा है। तो मेलिंग लेवल किस में हम करते हैं, एमएस वर्ड में नहीं, तो एमएस वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। आपको लेवल्स वगैरह जो मिलता है मेलिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम मेलिंग पे क्लिक करते हैं तो ये मेन डॉक्यूमेंट में ही न मिलता है। अगर हम लेवल लगाएंगे तो लेवल वगैरह कहाँ लगेगा, ये जो अपना मेन डॉक्यूमेंट है बीच वाला, इसी में लगेगा लेवल। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात याद आया कि लेवल लगाने के लिए सीखना है। देंगे लेवल्स में, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे हम यूज रिटर्न एड्रेस देते हैं तो जो पहले से इसमें सेव डेटा था वो यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो देखिए ये एड्रेस आ गया। इस तरह से हम मेन डॉक्यूमेंट में लेवल मेलिंग में जाके लेवल लगाते हैं। ठीक है। और क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 26। एमएस एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है। तो देखिए कुल मिला के ये करा कि आप जैसे कॉलम में नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रोहन, तो ये क्या हुआ, कॉलम से बाहर चला गया। तो इसी को समायोजित करने के लिए, इसी को समायोजित ये कैसे करेगा, वर्ड को जब रैप हम कर देंगे तो यहाँ पे होगा ROH, नीचे आ जाएगा AN। तो यही प्रक्रिया आपका टेक्स्ट रैप कहलाती है। तो एक्सेल में या वर्ड में आपको जहाँ करना है, तो चलिए हम एक्सेल में ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे हम छोटा वाला में यहाँ पे लिखते हैं जैसे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट लिखिए तो देखिए ये बी कॉलम से बाहर आ गई, सी कॉलम में भी डाटा आ गई। तो इसी को अगर हम बी कॉलम में ही समायोजित करेंगे तो होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट का मिलता है। जैसे हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो देखिए डेवलप में एम जहाँ तक इस कॉलम में आटा, जहाँ तक डेवलपमेंट में एडजस्ट हुआ वहाँ तक करेक्टर लिया, बाद बाकी को उसको उसी कॉलम में उसी सेल में उसके नीचे कर दिया। MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है। देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन। तो कुल 4 प्रकार का पिरामिड प्रदान करता है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे एक्सेल में जाके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, प्रोसेस, साइकिल, हेरारकी, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन, बेसिक पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, पिरामिड लिस्ट और सेगमेंटेड पिरामिड। ये 4 प्रकार के क्या है, पिरामिड का प्रकार है। यही पूछा गया था ना वहाँ। और इसमें आगे क्या है, पिक्चर, ऑफिस। तो ये सब क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्रुप का टाइप है जो कि पूछता है। इसीलिए हम आपको एक बार ऊपर से नीचे पढ़ के दिखा दिए ताकि आप लोग को भी ये रिवीजन होते रहे। MS एक्सेल में Alt H O R मतलब Alt+H+O+R का उपयोग करके डैश जा सकता है। तो मतलब वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं या वर्कशीट का नाम हम बदलते हैं। तो चलिए इसके लिए हम बताए थे कि ये जैसे हम अल्ट बटन प्रेस करते हैं ये खुद बताता है। हम जैसे अल्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये खुद बताएगा कि अब हमको क्या करना है। तो जैसे होम बटन पे जाना है तो H प्रेस करेंगे क्योंकि होम ग्रुप में ही है। उसके बाद O प्रेस करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट सेल ग्रुप में आ गए। अब कह रहा है कि सीट को रीनेम करेंगे तो यहाँ पे R शो कर रहा है तो R हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे सीट नीचे में देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया है। सीट 3 है, इसको लिख देते हैं कि MANISH, मनीष नाम दे दिए। तो देखिए मनीष नाम से ये चेंज हो चुका है वर्कशीट नेम। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ याद आया, इसको हम दूसरा और तीसरा तरीका भी बता देते हैं ताकि इजी हो जाए। माउस से करना है तो डबल क्लिक करेंगे, मनीष के जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं रोमनीत। तो देखिए ये अभी रोमनीत नाम से सेव हो गया। ये दूसरा तरीका है, डबल क्लिक करके। तीसरा है राइट क्लिक करेंगे, इसी पे रीनेम पे क्लिक करेंगे। रोमनीत को अब बना देते हैं रोमनीत को बना देते हैं रानी।
चलिए रानी नाम से अब ये सेव हो गया। तो इसको आप जिस नाम से देना चाहते हैं वो 2-3 तरीका देख लेंगे, तो कोई भी तरीका एग्जाम में पूछेंगे आप झट से ऑप्शन देख के उसको बना लेंगे। और जो प्रोसेस वाइज तरीका होता है, जो मेन प्रोसेस वाइज होता है, वो होम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सेल ग्रुप के फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे आपको रीनेम सीट देखने के लिए मिलता है। रानी की जगह पे हम दे देते हैं राजा। हो गया, दैट्स इट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। MS एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। संरक्षित के लिए मतलब MS एक्सेल में 2016 में डैश मेन्यू के बाद तो कौन सा, रिव्यू मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट लगाएंगे तो प्रोटेक्शन लग जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा प्रोसेस वाइज से ही पूछ रहा है। अगर हमको इस सीट में प्रोटेक्शन लगाना है तो अभी ये इंसर्ट हो रहा है नया सीट, और ये डिलीट वगैरह भी हो रहा है सीट। तो ये सब आपको, एक मिनट, इसमें डाटा है, नहीं उड़ाएंगे इसको, राजा को ही उड़ाते हैं, डिलीट करते हैं तो डिलीट भी हो जाता है। जैसे हम प्रोटेक्शन लगाएंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे सीट में या वर्कबुक में हम प्रोटेक्शन लगाएंगे तो अब ये डिलीट भी नहीं होगा और ना नया सीट भी इंसर्ट होगा। इसी तरह से हम सीट में भी प्रोटेक्शन लगाते हैं। सीट में अगर आपको जिसको लॉक करना है, जिसमें प्रोटेक्शन लगाना है जिस कमांड में, तो उस कमांड को यहाँ से हम चेक कर लेंगे, देन ओके कर देंगे तो सीट में भी प्रोटेक्शन लग जाएगा। देखिए अब इसमें हम कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। क्लियर है। अब फिर हटाना है तो पासवर्ड दे के देन ओके करेंगे तो ये हट भी जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड है, ठीक है, इनमें से कुछ टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है, ये भी सही है, इंडिया उपलब्ध है। यदि मैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में कंट्रोल F दबाता हूँ, मतलब ये कह रहा है कुल मिला के स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाके आप फाइंड करो, इंडिया को खोजो, खोजने के लिए ऐसे समझिए। तो कंट्रोल F से फाइंड होता है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड आपको शो करेगा। तो चलिए हम पावर पॉइंट में चले गए, यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे किसमें, स्लाइड शॉर्टर में, यही था ना। अब इसमें से हम क्या खोजेंगे ताकि स्लाइड को सेपरेट कर दे, तो क्या इसमें कॉमन है वो हम देख लेते हैं। कंट्रोल+F दबाएंगे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें लिखते हैं SET, सेट दिए, देन फाइंड ऑल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो फाइंड किया है उसमें ये हाईलाइट हो गया। इसका लाइन देखिए मरून कलर में, ये भी, और ये इसमें नहीं है तो नहीं है, इसमें नहीं है तो इसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ है मरून कलर का, बाद बाकी ये सब में नहीं है। और आपको देखिए इसमें सेट है तो ये भी आपका, इसका एज देखिए किनारा मरून कलर में है। अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो और हम जूम करके दिखाएंगे, देखिए अब प्रॉपर दिख रहा है। ये इसका बॉर्डर देखिए दोनों में डिफरेंट है, ये मरून कलर से है क्योंकि इसमें सेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सब में भी है, इसका बॉर्डर देखिए इसमें फिर नहीं है, ये दोनों में आप मिला सकते हैं, बेहतर मिलेगा। और यहाँ भी मिला सकते हैं, इसका बॉर्डर देख सकते हो। इस तरह से हम फाइंड करते हैं स्लाइड को। फिलहाल हम नॉर्मल व्यू में इसको रखते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन, मतलब 2 तिरछी रेखाएं बाईं और नीचे से दाईं और ऊपर, और बाईं तरफ ऊपर से दाईं और नीचे पा सके। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में, उसके बाद सेल में, देन बॉर्डर में उपयुक्त प्रथम विकर्ण को चुनेंगे और दूसरा विकर्ण को चुनेंगे। तो इस तरह का अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो देखिए ये काफ़ी आसान है क्वेश्चन, भले ये बाईं दाईं तिरछा बिरछा करके पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बस इसको समझना होता है कि ये क्रॉस साइन आपको बॉर्डर सेल में लगाना है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एक्सेल ओपन करेंगे ना, सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे, होम टैब पे क्लिक है, कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करके हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे बॉर्डर है, बॉटम टॉप लेफ्ट ये है। तो यहाँ पे जनरली आपको वो क्रॉस वाला विकर्ण वाला इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप कंफ्यूज करके जो मतलब होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉन्ट में बॉर्डर का मिलेगा वहाँ से कर लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन, क्योंकि वहाँ तो प्रैक्टिकली आपको पूछेगा नहीं जो आप देखिएगा, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसके फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट सेल में
बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। बॉर्डर का ऑप्शन में यहाँ पे आपको 2 मिलता है तिरछा के लिए, एक इधर से ऊपर से नीचे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए। देन ओके जैसे करेंगे, देखिए बॉर्डर में क्रॉस जैसा बन गया। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो विंडो एक्सपी की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष में विंडोज एक्सपी को मतलब शुरुआत किया गया? 2001 में। कब? 2001 में विंडो एक्सपी की शुरुआत हुई। जैसे विंडोज एक्सपी की शुरुआत 2001 में हुई, इसी तरह अगर आपको पूछ देगा कि विंडोज की का जो पहला वर्जन है या उसका नाम भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देंगे विंडोज उसका क्या नाम था? 1.0 था। ये आपका विंडोज का जब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका पहला वर्जन था। कब आया? 1985। इस वर्ष में 1985 में। और इस बार पूछा विंडोज 7 की मतलब 7 किस वर्ष में शुरुआत हुई। तो विंडोज 7 कब किस वर्ष में शुरुआत हुई? तो 2009 में। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब है, उसको देख लेना, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता है। जैसे विंडोज 1.0 ये पहला ही बार आया था इसका संस्करण, तो ये भी पूछ सकता है। उसके बाद विंडोज 7 ये भी काफ़ी पॉपुलर है। एक्सपी भी काफ़ी पॉपुलर रहा था अपने समय में। हाँ, अभी जो चल रहा है सारे ऑफिस में विंडोज 10, ये कब आई थी? 2015 में। 2015 में विंडोज 10 लॉन्च हुई। यहाँ पे आप समझ जाएंगे, हम विंडो डब्ल्यू डे के डॉट दे देते हैं। विंडोज 10 कब आई? 2015 में। और ये भी पूछ सकता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में सबसे लेटेस्ट वर्जन का क्या नाम है। तो सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है विंडोज़ 11 है। और ये किस वर्ष में लॉन्च हुई? 2021 में। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। 7 तो आपको आई थिंक बता ही दिए। विंडोज़ 7 आपको पूछ सकता है। ये विंडोज़ ये हम 7 दे देते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब पॉपुलर रहा था। और विंडोज़ 2000 जो आया था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये विंडोज़ 2000 वाला ये कब किस वर्ष में लॉन्च हुई? 1999 में। ये सब ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन VVI है, पूछना ही पूछना है। एक ना एक पेपर में पूछेगा ही, मतलब आपकी शिफ्ट में नहीं पूछा तो किसी दूसरे के शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड में Alt+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो Alt+X का चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड इनकोडिंग दिखाने के लिए। अगर आप किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दबाएंगे? Alt+X। जैसे हम यहाँ पे जैसे कोई कैरेक्टर हम यहाँ पे टाइप किए S, इसमें आ गया। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे ये जो S है इसका अगर यूनिकोड देखना है तो अल्ट के साथ हम X प्रेस करेंगे। तो देखिए S का यूनिकोड क्या है? 0073। क्लियर है? अगर हम कहीं भी लिखेंगे 0073 उसके बाद अल्ट के साथ हम X प्रेस करेंगे तो देखिए फिर S बन गया। तो इस टाइप से हम यूनिकोड देखने के लिए क्या दबाते हैं? Alt+X। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ रहता है? देखिए स्टेटस बार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या लगभग आपका 99% एप्लीकेशन का कहाँ रहता है? बॉटम में ही रहता है, मतलब नीचे के ही क्षेत्र में आपको स्टेटस बार देखने के लिए मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका स्टेटस बार लगभग नीचे में देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे स्टेटस बार में पेज की संख्या आप टोटल देख सकते हैं 3 है और हम कितने पेज नंबर पे है? 2 पे। तो यहाँ पेज 2 of 3 लिखा हुआ है। वर्ड की संख्या कितनी है? 2 से 43 वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज है सिलेक्टेड? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। बाद बाकी यहाँ पे जूम हो गया, मतलब यहाँ पे जूम है, व्यू बटन है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है जो कि किस एरिया में दिखता है, किस बार में दिखता है? स्टेटस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल है, ये कौन से है? तो आपका डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो ये 3 डॉक्यूमेंट होती है। तो जैसे हम मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं, मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो यहाँ से हम जो मर्ज किया हुआ डेटा है वो लेते हैं, मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल का भी जो डेटा है वो भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कि ये मेन डॉक्यूमेंट है जो है, इससे भी अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया ये है कि एक डेटा सोर्स, अगर बाहर से हम कोई भी डेटा लेते हैं
दूसरा मर्ज डॉक्यूमेंट, जो मर्ज करके डेटा सेव करके रखते हैं। एक मेन डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को मतलब क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विंडोज में कंट्रोल पैनल डैश का एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग्स की अनुमति देता है। तो एक क्या होता है, एप्लेट्स होता है, जो विंडोज का जो भी सेटिंग वगैरह है हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल पैनल से। हालांकि अब क्या कर रहा है कि जो भी आपका सेटिंग है आपका कंट्रोल पैनल से धीरे धीरे हटा के आपको मुख्य मतलब स्टार्ट बटन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसे सेटिंग्स है जो आपको कंट्रोल पैनल में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यूजर अकाउंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका जो अकाउंट वगैरह है, यूजर अकाउंट यहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरी आपको इसमें देखने के लिए ये मिलेगा सिस्टम का प्रॉपर्टीज वगैरह, अब यहाँ से भी देख सकते हैं। नॉर्मली सर्च करके भी देख सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ कंट्रोल पैनल में है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट कर रहा है विंडोज़, इसको कहाँ लेके जा रहा है, स्टार्ट बटन पे लेके सारे को जा रहा है। अब सर्च करेंगे तो ये सब वैसे वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ये सब डेटा को। लेकिन कंट्रोल पैनल में जो भी आपका सेटिंग वगैरह रहता है सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको प्रोग्राम एंड फीचर, यहाँ पे साउंड है, रिकवरी है, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे एक जगह देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता करें कि व्हाइल लूप के बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा। तो इसमें क्या है आंसर आपका, 0 बार। वैसे हम एक बात बता दें, ये क्वेश्चन पहली बार देखने के लिए मिला है। अगर दूसरी बार पूछेगा तो इसका पूरा मतलब हम समय लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए कोई हम अभी तक 37 पे ही है। नेक्स्ट में अगर ये आ गया तो हम इसमें समय देंगे, इसको पूरा क्लियर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है। असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। ये क्या है, निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर की बात किया जाए तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के कंप्यूटर में होता है, जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। पहला हो जाता है आपका ये जो दिया गया है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज इसको बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पे हम m.l दे देते हैं, किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। कौन, असेंबलर, ये ट्रांसलेटर है। दूसरा आपका आ जाता है कंपाइलर। दूसरा आपका ट्रांसलेटर में आ जाता है कंपाइलर। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में, 0 और 1 में। इसके बाद आपका आता है इंटरप्रेटर। ये भी मशीन लेवल लैंग्वेज में डेटा को, हाई लेवल लैंग्वेज डाटा को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, आपका डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा है, जैसे इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ डेटा सारे है, सारे को एक ही बार में रीड करके और उसके बाद आपको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। मतलब रीड करके, कंपाइल करके, ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज डाटा को ही ये लाइन बाय लाइन पढ़ते जाता है, जहाँ पे एरर रहता है वहाँ रुक जाता है, जहाँ पे एरर रहता है रुक जाता है। फिर आप यहाँ पे सुधार कीजिएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर एरर होगा, फिर रुक जाएगा। तो ये क्या इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपके डेटा को रीड करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनी लेवल लैंग्वेज में। अगर एरर नहीं रहता है तो एरर जहाँ रहता है वहाँ पे वो रुक जाती है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.1753456 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल मतलब होम टैब में है, डिक्रीज डेसिमल को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं, तो 5वीं बार की दबाने के बाद अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा। तो क्या प्रदर्शित होगा, यहाँ पे दिया हुआ 2.18 और 2.2। तो चलिए इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। सबसे आसान तरीका, Ctrl+C से कॉपी कर लिए। अब कह रहा है यदि डिक्रीज डेसिमल को होम मतलब बटन में 5 बार दबाते हैं
और 5वीं बार दबाने की क्या प्रदर्शित होगा। तो चलिए यहाँ पे दबाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 बार अगर दबाते हैं तो 2.18 आता है। देखिए 2.18, 5 बार प्रेस करने के बाद 2.18 आया। और एक बार और, मतलब छठी बार एक बार और दबाने के बाद क्या आता है, तो एक बार और अगर हम दबाते हैं तो 2.2 आता है। ये है आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश द्वारा डुप्लीकेट किया जाता है, तो शॉर्टकट की है क्या है, Ctrl+D से डुप्लीकेट स्लाइड बनता है। यहाँ पे अगर इसका डुप्लीकेट बनाना है तो Ctrl+D प्रेस करेंगे तो देखिए बन गया डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जो वर्किंग एरिया रहता है एक्सेल में उसको सीट या वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं उसको। वर्कशीट, स्प्रेडशीट, देखिए वर्कशीट, स्प्रेडशीट या इसको सीट भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है, तो इसके लिए अल्ट शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है मर्ज किया हुआ डाटा को तो क्या प्रेस करेंगे, अल्ट शिफ्ट और एम। देखिए इसमें इसीलिए नहीं हुआ कि इसमें कोई डेटा इंसर्ट है नहीं मर्ज किया हुआ। तो अब हम ले लेते हैं रामू और रोहिणी का डाटा। अब हम देते हैं अल्ट शिफ्ट और एम, तो यहाँ पे है मर्ज टू प्रिंटर, तो यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, मतलब मुद्रित कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक खुद सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट क्या करेगा। तो कहता है कौन नहीं कार्य करता है, तो सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। करेक्ट, कौन सा विकल्प गलत है। देखिए वर्कबुक को प्रोटेक्ट और शेयर करें, ये सही है। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें, ये भी सही है। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करे, ये भी सही है। तो यहाँ पे वर्कशीट को प्रोटेक्ट और शेयर करें। तो देखिए शेयर जो होता है वो वर्कबुक होता है। यहाँ पे फंसा रहा है क्वेश्चन में, बहुत मतलब तार्किक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है ए और आप सी पढ़ सकते हैं। ए में क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, वर्कबुक प्रोटेक्ट और शेयर करें, और सी में क्या है, वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें। तो क्या कौन सा वहाँ विकल्प रहता है, वर्कबुक प्रोटेक्ट और शेयर का रहता है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो कौन सा गलत है, ये आपका वर्कबुक प्रोटेक्ट और शेयर सही है, लेकिन वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर ये गलत है। तो कौन गलत है, तो ये आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है। तो डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन अल्ट शिफ्ट और एन करता है। अल्ट शिफ्ट और एन जैसे हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, मर्ज टू डॉक्यूमेंट। तो जो भी करंट रिकॉर्ड है उसको मर्ज टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मर्ज होके आपको कोई भी डाटा इसीलिए नहीं मिल रहा है देखने के लिए, इसमें कोई हम फील्ड इंसर्ट किए नहीं है। तो चलिए हम एक बार फील्ड इंसर्ट करके उसके बाद हम मर्ज करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। अब इसको हम वही शॉर्टकट की फिर से दबाते हैं, अल्ट शिफ्ट और एन। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, वो एड्रेस बोरिंग रोड पटना इस टाइप का। तो ये है कुल मिला के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा, मतलब ये 0 की शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डैश मिलता है। तो 12 टाइप करने के बाद मुद्रा की शैली में, तो 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा का मतलब साइन मिलेगा। मुद्रा का क्या मिलता है इस शैली में, सिंबल मिलता है। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या टाइप करना है, इसमें क्या है क्वेश्चन, 12 टाइप करने पे, जैसे हम यहाँ पे 12 दिए, इसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे ये रुपया वाला है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए डॉट देखिए 0 का शो कर रहा है सिंबल। तो यही है ना कि ये मतलब इस टाइप का मुद्रा की शैली देखेगा। तो 12 के बाद मतलब डिफ़ॉल्ट ये जो शैली है वो दिखता है, ना कि 12.00 के बाद।
तो मुद्रा का प्रतीक किसके बाद दिखता है? 12 के बाद। निम्नलिखित में सबसे पुराना वेब ब्राउज़र, ये वन लाइनर है, नेटस्केप है। ठीक है, बस ये याद रखना है। सबसे पुराना वेब ब्राउज़र नेटस्केप। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जाता है तो Ctrl+X से हटाया जाता है। अगर स्लाइड को हटाना है, यहाँ पे 2 स्लाइड लिए थे ना, इसी को एक को हटा देते हैं, Ctrl+X, देखिए हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, डैश माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है। तो पॉइंटर जो क्या करता है, आपका जिस जिस हिसाब से मतलब वर्क रहता है उस हिसाब से आपका ये पॉइंटर चेंज होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो अभी आप माउस का पॉइंटर देख रहे होंगे। अगर इसी को हम यहाँ पे कॉर्नर पे ले गए तो यहाँ पे इसका पॉइंटर देख रहे होंगे। अगर हम इसको टेक्स्ट ले लेते हैं तो माउस का पॉइंटर देख सकते हैं। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से अपना आकार बदलते रहता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे। VBI क्वेश्चन ये भी है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, मान लें कि हमारे पास A2 B2 सेल में क्रमशः ABCDEF डेटा है। ठीक है, निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है, कॉन्केटिनेट A2, कॉन्केटिनेट फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद A2 देंगे, देन लेफ्ट देंगे, उसके बाद B2 देंगे। तो कुल मिला के ये करना है कि A2 B2 सेल का एड्रेस ले लेंगे, उसके बाद इसमें B2 का जो लेफ्ट से दूसरा है, दूसरा नंबर का डेटा वो दिखाएंगे। तो इस टाइप से दिखेगा ABC और DE। तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हम A2 का डेटा ले लिए पूरा ABC, अब B2 का जो डेटा है DEF, इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट से 2 को लेंगे। तो लेफ्ट से 2 को लेंगे तो ABC के बाद DE तक ही रहेगा। तो आइए इसको हम लगाते हैं कॉन्केटिनेट को। यहाँ पे A1 है, A2 ABC और DEF, यही डेटा है ना, चेक कर लेते हैं। ABCDEF, ओके। तो चलिए C2 में लगा देते, इक्वल टू CONC, तो कॉन्केटिनेट आ गया। इसमें पहला हम डेटा ले लिए, मतलब A2 का पूरा ले लिए, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे दे दिए। उसके बाद ये कोष्टक अपने आप ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे B2 का डेटा, और B2 में लेफ्ट से कौन सा चाहिए, दूसरा डेटा चाहिए। तो कॉमा यहाँ पे हम दे देंगे 2, और यहाँ पे कोष्टक कितना ओपन हुआ, जितना कोष्टक देखिए फार्मूला में ओपन होगा उतना हमको क्लोज भी करना है। जहाँ A2 पे है और B2 पे है तो 2 कोष्टक को हम शिफ्ट के साथ 1 2 क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। क्या आ गया, ABC और DE, ABCDE, यही है ना आंसर, ABCDE। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में Alt+M दबाने से डैश होता है तो कोई टैब खुलेगा ना, फार्मूला टैब खुलता है। तो बोले थे Alt दबाने के बाद सारा आप चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। Alt दबाते हैं तो यहाँ पे सारा टैब का दिया हुआ है। फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, ड्रॉ के लिए JI, पेज लेआउट के लिए P, फार्मूला के लिए M। तो यही है, M दबाएंगे तो फार्मूला टैब ओपन हो जाएगा। MS एक्सेल सीट में मान ले कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कॉल आउट्स में जो भी शेप्स मिलेगा ना, वो आपको लगेगा कि उसमें मतलब उस चित्र में कुछ कोई कार्टून बोल रहा है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, वर्ड या एक्सेल में कहीं भी जाइएगा तो दोनों जगह आपको ये मिलेगा। आपको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में जाके शेप्स में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉल आउट है। तो इसी में आप कोई भी इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो लगेगा इसमें से कोई मतलब कार्टून बोल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का है। आपको कॉल आउट्स में केवल उसी टाइप का शेप्स मिलेगा, लगेगा कि उसमें से कोई कार्टून मतलब बोल रहा है। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पे जाने के लिए डैश का उपयोग करें तो उसके लिए P का उपयोग करने बोल रहा है। तो चलिए हम स्लाइड शो में एक बार चलते हैं, पावर पॉइंट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम चल जाएंगे स्लाइड शो में, उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाएंगे तो हम P प्रेस यहाँ पे करते हैं। तो देखिए पिछली स्लाइड में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम पिछली स्लाइड में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, कोई डैश मेल मर्ज डाटा सोर्ट नहीं हो सकती है। देखिए टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, आपको MS एक्सेस की डाटा हो सकती है, एक्सेस की डाटा हो सकती है, आपको आउटलुक की डाटा हो सकती है, आउटलुक की डेटा हो सकती है। देखिए क्या हो गया, वर्ड, एक्सेल, टेक्स्ट भी हो गया, उसके बाद एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब की डेटा हो सकती है। बाद बाकी
किसी का भी डेटा मतलब इसमें नहीं हो सकती है। जो भी आपको ऑप्शन देगा इसके अलावा वो सारा आपका गलत होगा। तो कह रहा कौन डेटा सोर्स नहीं हो सकती है, तो एग्जीक्यूटिव फाइल का एग्जीक्यूटिव फाइल डेटा स्रोत नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है? तो देखिए 3 बार क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ का सेलेक्ट करता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता है। जैसे अभी यहीं पे हम इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसी में हम 1 2 3 बार क्लिक करते हैं, वर्ड हो या जहाँ भी हो। देखिए एक पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। आज जैसे हम वर्ड में आपको यहाँ भी लेके चले तो 1 2 3, देखिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। तो 3 बार क्लिक करने से क्या होता है, पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक्सेल में यह मान ले कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है। तो निम्नलिखित डेटा में क्या सब है, यहाँ पे ABCD करके 1 2 3 4 और इसको अपोजिट लिखा है 1 2 3 4। एक लेफ्ट से राइट की ओर लिखा है 1 2 3 4 और उसके बाद राइट से लेफ्ट की ओर लिखा है 1 2 3 4 5। तो इसमें ये कह रहा है कि आप तालिका D3 के माध्यम से A1 तक, मतलब D3 से लेके A1 तक क्या करना है, चयन सेलेक्ट करना है। तो एक लाइन चार्ट उसमें फिर डालेंगे चयन करने के बाद। तो प्रदर्शित लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगी? देखिए लाइन चार्ट जो होता है ना, तो वो इस तरह से बढ़ता है, जैसे सीरियली का मतलब आपका बढ़ते क्रम में है डेटा। तो लाइन चार्ट जैसे ये मान के चलिए पॉइंट है, तो लाइन चार्ट लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर, क्योंकि ये सीरियली बढ़ रहा है 1 2 3 4 इस तरह से, तो लाइन चार्ट ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको अपोजिट अगर लगाएंगे तो एक अक्ष ये मान, इसको एक्स इसको हम वाई मान लेते हैं। तो फिर ये इधर से जाएगी, तो इधर से बढ़ते क्रम में ऐसे जाएगी। तो इस टाइप से चार्ट बनाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसको करके। D3 से A1 तक, यहाँ पे हम 1 2 3 4 दे दिए। नीचे में फिर यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 दे दिए। इस तरह से डेटा है। अब हम A1 से लेके या A1 के जगह A2 जो भी ले, जहाँ इसको डेटा को ले जाइएगा कोई इशू नहीं है। अब हमको यहीं लेके आना है तो यहीं ले जाएंगे, यहीं लेके आ सकते हैं। बीच में रखना है तो बीच में रख सकते हैं। तो चलिए A2 से कहाँ तक, D3 तक, यही है ना D3। A2 से D3 तक हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसको जाएंगे कहाँ, इंसर्ट में और लाइन चार्ट लगाना है ना। तो ये लाइन चार्ट, ये लाइन जैसा ही दिख रहा है, लाइन चार्ट में जाएंगे और ये लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्रॉस कर रही है, एक इधर से एक इधर से, यही है। इसी टाइप का हम बनाए थे ना, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, 2 स्लॉट की लाइन तिरछी रेखा है जो एक दूसरे को बीच से काटती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/220 विथ एडेड को भिन्न रूप में फॉर्मेट किया गया है और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है। सेल में क्या प्रदर्शित होगा, तो सेल में प्रदर्शित होगा क्या आपका 1/2। अब 1/2 कैसे होगा ये आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये डेटा है ना 103/220। आइए इसको देखते हैं करके। तो यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू 103/220, 103/220, देन इंटर। तो अभी ये 0.46 इस तरह से आया। अब नंबर में जाएंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे और 1/2 सेलेक्ट करके देन ओके करेंगे। तो क्या आया वैल्यू 1/2, यही है ना आंसर आपका 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है? तो देखिए Ctrl+Shift+F12 से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन खुलता है, प्रिंट करते हैं। तो चलिए MS वर्ड में तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl Shift और F12। तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। प्रिंट करने के लिए यहाँ से क्या होता है, प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शेयरवेयर का पूरा डिफिनेशन दिया गया है, वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। बस एक लाइन में इसको याद रख लेंगे। शेयरवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट, HDD एक क्या है? HDD एक मेमोरी डिवाइस है या
मेमोरी डिवाइस या इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोल लेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक आपका स्टोरेज डिवाइस है या इसको मेमोरी डिवाइस भी बोलते हैं, जहाँ क्या करते हैं डाटा को हम स्टोर करते हैं। तो अभी एसएसडी आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, लेकिन इससे पहले सारे सिस्टम में क्या लगा हुआ करता था? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, जहाँ आप बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करते हैं। तो चलिए ये था आपका 60वां क्वेश्चन, जो कि अगर क्वेश्चन लेवल की बात किया जाए तो हम अपना इस यहाँ पे ओपिनियन देंगे। आज का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, ये मॉडरेट भी नहीं था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।